आज हम अनुवाद पर अपने विचार केंद्रित करेंगे। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है अनुवर्ती कथन, पुनः कथन या पुनरुक्ति। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद एक ऐसी तकनीक है जिसका आविष्कार बहुभाषिक स्थिति की विडंबनाओं से बचने के लिए किया गया था। संसार में हजारों भाषाएं हैं, मानव समुदाय हैं और उन हजारों भाषाओं को एक व्यक्ति को जानना यह संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अनुवाद हमारा सहायक है। हम अनुवाद के द्वारा उन मानव समुदायों से, उन प्रदेशों से, वहाँ की संस्कृति से जुड़ सकते हैं। इसलिए ही अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा दी गई है। अनुवाद के 3 आधार हैं। पहला, अनुवाद में मूल कृति के विचारों का पूर्ण अंतरण होना चाहिए। दूसरा, लेखन शैली और विधि लगभग वही होनी चाहिए जो मूल कृति की हो। तीसरा, अनुवाद में मूल कृति के समस्त गुण और सहजता होनी चाहिए। अनुवाद अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का हिंदी शब्द है और यह अनुवाद हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और जो 3 इसके आधार हैं वो मैंने आपको बताया। अनुवाद में 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, पाठ सामग्री। दूसरा, समतुल्यता या समानार्थक। और तीसरा है पुनर्स्थापना। अनुवाद एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु या दूसरे जगह पर पुनः स्थापित करते हैं, पुनः प्रतिस्थापित करते हैं। इसलिए उसमें 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है: पाठ सामग्री, समतुल्यता या समानार्थक और पुनर्स्थापना। अब हम आगे बात करें इस पर, तो अनुवाद को 3 रूपों में रखा जा सकता है। पहला शाब्दिक अनुवाद, दूसरा भावानुवाद और तीसरा पर्याय के आधार पर अनुवाद। तीनों पर थोड़ी चर्चा कर लें। शाब्दिक अनुवाद अर्थात जब हम अनुवाद करते हैं तो शब्दकोश हमारे लिए बहुत सहायक होता है, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं। तो हम जिस भाषा का अनुवाद कर रहे होते हैं तो डिक्शनरी से देखकर उन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तो जब हम शब्दों के आधार पर अनुवाद करते हैं वह शाब्दिक अनुवाद कहलाता है। और यदि हम मूल कृति के भावों का अनुवाद हम करते हैं, भावों को समझकर उसका दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, तो वह भावानुवाद कहलाता है। और तीसरा है पर्याय के आधार पर अनुवाद। पर्याय के आधार पर अनुवाद ही सबसे अच्छा अनुवाद कहलाता है। पर्याय का मतलब होता है कि एक को दूसरे स्थान पर रखा जाने के बाद भी कोई उसमें फ़र्क ना पड़ता हो। अनुवाद में जैसा कि मैंने कहा कि 2 भाषाओं का होना ज़रूरी है, कम से कम 2 भाषाओं का होना ज़रूरी है। 2 के अलावा कितनी ही भाषाओं में अनुवाद होते हैं, पर 2 भाषाओं का होना अनुवाद अनिवार्य है। और ये 2 भाषाएं हैं, उसके नाम हैं, आप लोग याद रखेंगे। पहला है स्रोत भाषा और दूसरा है लक्ष्य भाषा। स्रोत और लक्ष्य भाषा के बारे में भी हम चर्चा कर लें कि मूल की जो भाषा होती है, जैसे कि आपके पास कोई किताब है, जैसे गबन है, वो हिंदी में आप पढ़ रहे हैं और कोई उसका अनुवाद करता है अंग्रेजी में या किसी भी दूसरी भाषा में, तो जो पहले की भाषा है वह कहलाती है स्रोत भाषा, अर्थात मूल की भाषा स्रोत भाषा कहलाती है। और जिसमें अनुवाद किया जाता है जिस भाषा में, वह कहलाती है लक्ष्य भाषा। जैसे एक छोटा सा वाक्य ले लीजिए अंग्रेजी का कि आई एम गोइंग कॉलेज, तो यहाँ पर पहले जो कहा गया है उसकी भाषा अंग्रेजी है, तो वह स्रोत भाषा हुई। और मैं कॉलेज जा रही हूँ, यदि हमने अनुवाद किया हिंदी में या किसी और भाषा में, तो वह कहलाती है लक्ष्य भाषा।
तो वैसे ही स्रोत और लक्ष्य भाषाएं बदलती हैं। जो मूल की भाषा होती है वो स्रोत भाषा होती है, और जिसमें अनुवाद किया जाता है वह लक्ष्य भाषा कहलाती है। अब बात आती है कि अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। पहले भी हमने कहा कि संसार में अनेक मानव समुदाय हैं, हजारों मानव समुदाय हैं, उनकी अपनी भाषाएं हैं, और हजारों भाषाओं को जान पाना एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। तो उस समय उस मानव समुदाय या उस समाज से या उन व्यक्तियों से हम जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं जानते, या उस भाषा में लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि हम वो भाषा नहीं जानते। लेकिन यदि उसका अनुवाद हमें मिल जाए, अनुदित पुस्तकें मिल जाएं, या कोई अनुवादक हमारे पास हो तो वह हमें उस भाषा की बात को हमारी भाषा में समझा सकता है। तो अनुवाद की महती आवश्यकता है। आज संसार में बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, अच्छे साहित्य लिखे जा रहे हैं, और कोई भी आविष्कार या ज्ञान या साहित्य होता है वो किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। यदि कंप्यूटर का आविष्कार किसी देश में हुआ तो वह सिर्फ उस देश के लिए नहीं है, वरन उसका इस्तेमाल विश्वव्यापी होता है या होना चाहिए, सबका उस पर अधिकार होता है। तो उस समय हमारे लिए अनुवाद बहुत सहायक होता है। यदि हम अपनी भाषा में उस साहित्य को, उस ज्ञान को, उस आविष्कार को हम अपनी भाषा में अनुदित कर लेते हैं तो उसका लाभ हम आसानी से ले पाते हैं। आगे हम बात करते हैं अनुवाद के उद्देश्य पर। उद्देश्य होता है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चय ही अनुवाद का भी उद्देश्य होगा। तो पहला उद्देश्य है दूसरी भाषा के साहित्य से अपने भाषा के साहित्य को समृद्ध करना। ये हम अनुवाद के द्वारा ही कर सकते हैं। हमारे पास जो साहित्य होता है हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो दूसरी भाषा के साहित्य में होंगी, तो हम यदि अनुवाद के द्वारा उस भाषा को पढ़ सकते हैं, उस साहित्य को पढ़ सकते हैं, तो उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं या कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको हम ला करके अपने भाषा के साहित्य को समृद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी भाषाओं के शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति भी हम अनुवाद के द्वारा कर सकते हैं। प्रत्येक भाषा, उसके साहित्य की अपनी शैली होती है, उसके मुहावरे होते हैं, दार्शनिक तथ्य होते हैं, वैज्ञानिक खोजें होती हैं, तकनीकी ज्ञान समय समय पर वहाँ पर आविष्कारों के द्वारा या लेखन के द्वारा होता है। तो हम अनुवाद के द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है अनुवाद के उद्देश्य में, वह है विचार विनिमय। यह बहुत आवश्यक है। शुरू में हमने चर्चा की कि अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा भी दी गई है। तो यह विचार विनिमय, आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं यात्रा पर हैं और आपके बगल में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, आपके साथ है, वो आपकी भाषा नहीं जानता और आप उसकी भाषा नहीं जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उससे चाह कर भी बातचीत नहीं कर पाते हैं, आपका विचार विनिमय संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति होगा जो आप दोनों की भाषाओं को जानता होगा, तो आप दूसरों से वह आपसे बात करवा देगा। तो ये है विचार विनिमय, कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान इस अनुवाद के द्वारा कर सकते हैं। जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है अनुवादक, अर्थात जो अनुवाद करता है वह अनुवादक कहलाता है। अनुवादक आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, कोई और भी हो सकता है। तो अनुवाद करना तो ठीक है कि उसमें शब्दकोश का सहारा लिया जाता है, या भावानुवाद होता है, या पर्याय के आधार पर अनुवाद होता है। लेकिन एक अच्छे अनुवाद की हम बात करें, या कोई व्यक्ति अच्छा अनुवादक कैसे हो सकता है, तो उसमें कुछ गुणों का होना आवश्यक है। एक अनुवादक में किन गुणों का होना जरूरी है, वो कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगी आपको। अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रकृति और परिवेश का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों की, क्योंकि उसको स्रोत भाषा को भी जानना है, लक्ष्य भाषा को जानना है, उसके प्रकृति और परिवेश से भी परिचित होना है, तभी वह अच्छा अनुवाद कर पाएगा। दूसरी बात, उनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः उसे परिचित होना होगा।
तभी वह अच्छा अनुवाद कर पाएगा। प्रत्येक भाषा या समाज या देश की संस्कृति, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहाँ की भाषा की संरचना अलग अलग होती है। तो अनुवादक को उनसे परिचित होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह अच्छा अनुवाद कर पाएगा, अन्यथा उसका अनुवाद शाब्दिक अनुवाद मात्र बनकर रह जाएगा। आगे हम चर्चा करें अच्छे अनुवाद की विशेषताएं, तो उसमें इन बातों को जोड़कर हम देख सकते हैं कि एक अच्छा अनुवाद कैसा होना चाहिए। अनुवाद को हमने 3 श्रेणियों में रखा, लेकिन अच्छा अनुवाद कैसा हो, उसकी विशेषताएं कैसी हों। तो अच्छे अनुवाद में भावाभिव्यक्ति सुबोध होना चाहिए, प्रांजल होना चाहिए और अभिव्यक्ति प्रवाहमयी होना चाहिए। जो शोध भाषा में कही गई बात है, अनुवादक लक्ष्य भाषा में उसका अनुवाद करता है, तो उसका जो अनुवाद है उसमें ये विशेषताएं होना चाहिए। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरा है तो उसको लक्ष्य भाषा में भी उससे मिलते जुलते उसी तरह के मुहावरे का प्रयोग करना पड़ेगा। शब्दकोश बहुत सहायक है अनुवाद करने में, लेकिन शब्दकोश लेकर के सिर्फ कुछ शब्दों को एक दूसरे के जगह पर रख देने से वह अनुवाद अच्छा नहीं कहलाएगा। इसका उदाहरण कि प्रारंभ में वाणिज्य और विज्ञान की जो पुस्तकें आई थीं उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था, लेकिन हो सकता है उस समय अनुवादक ने यह ध्यान नहीं दिया होगा, स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रकृति और परिवेश से पूरी तरह से परिचित नहीं हुए होंगे, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ख्याल नहीं रखा होगा उन्होंने। तो कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई कि अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर एक बार भले समझ लिया जाए, लेकिन जो अनुदित पुस्तक थी उसको पढ़कर समझना बड़ा मुश्किल हो गया, दुरूह हो गया। तो सीधी सी बात है कि वह अच्छा अनुवाद नहीं रहा होगा, भावाभिव्यक्ति सुबोध नहीं रही होगी, प्रांजल नहीं रही होगी, प्रवाहमयी नहीं रही होगी। तो ऐसे अनुवाद से या ऐसा अनुवाद किस काम का। तो अनुवाद को ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से समझ में आए। यदि वह और दुरूह हो जाए तो उस अनुवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कुछ वाक्य जिसकी मैं चर्चा करूंगी कि अनुवादक यदि सावधानी पूर्वक अनुवाद करे तो फिर वह अच्छा होगा, अन्यथा वह हास्यास्पद भी हो सकता है। अंग्रेजी के कुछ वाक्य हैं छोटे छोटे, जैसे ही इज प्लेइंग ऑन वायलिन। यदि कोई अनुवादक शब्दकोश देखता है और भाषा को लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा की गंभीरता को बिना समझे हुए यदि वह अनुवाद करता है तो उसका अनुवाद होगा कि वह वायलिन पर खेल रहा है। प्रत्येक भाषा के अपने मुहावरे होते हैं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, उसके अपनी एक परंपरा होती है। तो अंग्रेजी में वायलिन से खेला जाता होगा। यदि अंग्रेजी का वाक्य तो बहुत सही है कि ही इज़ प्लेइंग ऑन वायलिन, तो वह वायलिन बजा रहा है, लेकिन अंग्रेजी में वह उस तरह से कहा जाएगा, लेकिन हिंदी में उसका अनुवाद होगा तो वह वायलिन बजा रहा है। यदि वो कर देगा कि हिंदी में कि वह वायलिन पर खेल रहा है तो वह बड़ा हास्यास्पद लगेगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अनुवादक ने स्रोत और लक्ष्य भाषा को बिना समझे ही सिर्फ शब्दों को शब्दकोश दे करके रख दिया और ऐसा अनुवाद कर दिया। इसी तरह शी इज़ टेकिंग फूड, यदि इसका सीधा सीधा अनुवाद करें शब्दकोश देखकर तो होगा कि वह खाना ले रही है, लेकिन हम भारतीय खाना लेते नहीं वरन खाना खाते हैं। तो उसका अनुवाद सही अनुवाद होगा कि वह खाना खा रही है। टेकिंग अंग्रेजी की जो परंपरा है या वहाँ की संस्कृति है तो वहाँ पर खाना या भाषा की संरचना है तो वहाँ पर खाना टेकिंग खाना ले रही है, लेकिन हम खाना खा रही है, ऐसा अनुवाद हमें करना होगा। इसी तरह यदि कार की बात आती है, कार में जगह की बात आती है, तो यदि एक वाक्य है कि देयर इज नो रूम इन द कार। अब अनुवादक शब्दकोश खोलता है और शब्दों के अर्थ देखता है कि चलो भाई यहाँ पर रूम का मतलब होता है कमरा। अब उसने शब्दकोश देख करके अनुवाद कर दिया कि कार में कोई कमरा नहीं है। अब यदि कोई पढ़े इसको तो
हास्यास्पद तो होगा ही कि कार में कमरा तो होता ही नहीं है। कार के संदर्भ में यदि रूम की बात होती है अंग्रेजी में, तो वहाँ पर होता है कार में कोई जगह नहीं है। तो यदि वह अच्छा अनुवादक होगा तो वह अनुवाद करेगा कि कार में कोई जगह नहीं है, न कि कार में कोई कमरा नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अनुवाद बड़ा हास्यास्पद लगेगा और उसकी अज्ञानता का ही परिचय देगा वह। तो इसीलिए, और जैसे एक वाक्य है कि तुलसी वाज ग्रेट पोएट, कि तुलसीदास यदि कोई अनुवाद करता है बहुत गंभीरता से श्रोत और लक्ष्य भाषा को लिए बिना, तो वह कहेगा कि तुलसी एक महान कवि था। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी परंपरा में हम चाहे कोई रचनाकार हो, साहित्यकार हो, या कोई समाज सेवी हो, या कोई मनीषी हो, तो उनको हम सम्मान देते हैं। तो उस तरह उसका भाषा का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर होगा कि तुलसीदास जी एक महान कवि थे, न कि महान कवि था। उसी तरह अंग्रेजी में शी और ही, स्त्री और पुरुष के लिए वह है शी और ही लिंग निर्धारण के लिए। लेकिन शी इज गुड लेडी और ही इज गुड मैन। तो गुड के लिए हमारे हिंदी में अच्छा और अच्छी शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में वह शब्द नहीं है। तो अनुवाद करते समय इन बातों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, तभी हम अच्छा अनुवाद कर पाएंगे।